गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक और फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज फर्स्ट चैप्टर के अंदर इन 6 टॉपिक पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक थ्योरी है, इसकी थ्योरी क्या है, लैंग्वेज क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थर्ड वन वेज ऑफ चार्जिंग मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो वो चार्ज कैसे स्टोर करता है, चार्ज कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं कूलम्स लॉ पर। कूलम्स लॉ क्या होता है, नोट्स में आपने देखी होगी, मैंने 2 नोट्स दी थी। इसमें कूलम्स लॉ को डिस्क्राइब भी किया गया था वेक्टर फॉर्म, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए। और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो किसी दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट या फिर रिपल करती है। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी दूसरे सब्सटेंस को रिपल कर रहा है या फिर अट्रैक्ट कर रहा है, इट मीन्स इट हैज चार्ज, मतलब उसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं। चार्ज तभी कहलाएगा जब किसी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सके या फिर रिपल कर सके। इसको हम इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच inherent property of a body which acts as a force of attraction or repulsion which is known as electric charge। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी हो गई जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपल कर सकता है या फिर अट्रैक्ट कर सकता है। फर्दर आगे चल करके कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, मींस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देन वी नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट वन इज नेगेटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्ज आते कैसे हैं? एक ऑब्जेक्ट कैसे कह सकते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया या ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया? तो चार्जेस आते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैकनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से। मींस अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए जाए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। कैसे समझेंगे इस चीज को, देखिएगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझाने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होता कैसे है। तो एग्जाम्पल देखिएगा। फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया NaCl। हम जानते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड। अगर हम पहले इनको रिएक्शन के पहले की बात करें, बिफोर रिएक्शन लिख लेते हैं। तो बिफोर रिएक्शन अगर हम दोनों को रिएक्शन नहीं कराते हैं तो न्यूट्रल पोजीशन पर इसमें प्रोटॉन कितने पाए जाएंगे? 11। और इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे? वो भी 11। इट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है 11 और नेगेटिव चार्ज है 11। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पर रिएक्शन से पहले प्रोटॉन पाए जाएंगे 17 विच इज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे 17 विच इज नेगेटिव न्यूट्रल पोजीशन पर। लेकिन जैसे इन दोनों को मिक्स किया जाएगा, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा, मीन्स जब NaCl बनेगा तो क्या बनेगा? आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि NaCl में इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 281 है। 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इसके पास जाएगा। अगर इस कंडीशन पर देखा जाए तो प्रोटॉन कितने बचे सोडियम में? 11 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। देखा जाए तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए सोडियम क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है बाई 1। और इलेक्ट्रॉन पर देखें, सॉरी क्लोरीन पर देखें तो क्लोरीन पर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 17 ही रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 17 पॉजिटिव है और 18 नेगेटिव है, मतलब एक नेगेटिव ज्यादा है, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है बाई 1। इससे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन जब एक ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर, तो वो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है।
चार्ज दो हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटनाइजेशन थ्योरी के थ्रू आया हुआ है। क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? तो क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज में दो स्टेटमेंट आते हैं। पहला स्टेटमेंट है क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज का, फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्मॉलेस्ट चार्ज्ड पार्टिकल which is independently exist is इलेक्ट्रॉन। मतलब एक ऐसा पॉजिटिव या सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो किसी सब्सटेंस में एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। आपको ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चार्जेस तो बहुत सारे हैं जो छोटे छोटे हैं और एग्जिस्ट करते भी हैं, बट वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। इंडिपेंडेंटली अगर कोई वेरी कर सकता है, स्टेबल हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो है इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटनाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज, सेकेंड स्टेटमेंट, द चार्ज which can exist in a body is integral multiple of an electron। मतलब अगर किसी बॉडी में कोई चार्ज है तो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इट मीन्स Q इज इक्वल्स टू NE वेयर N इज अ इंटीजर। N एक इंटीजर होगा, इट मीन्स N की वैल्यू हो सकती है 1 2 0 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ भी नंबर हो सकता है। माइनस में भी हो सकता है। अगर नेगेटिवली मीन्स अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस हो जाएगा, और लैकनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हुई आपकी सेकेंड टॉपिक, क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज की बात। थर्ड टॉपिक पर आते हैं, विच इज वेइंग ऑफ चार्जिंग। वेज ऑफ चार्जिंग मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो चार्ज करने के मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है, उसमें चार्ज स्टेबल करना है, तो चार्ज करने के 3 मेथड होते हैं। देयर आर 3 वेज टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज बाय conduction method, second one is by induction method, and third one by rubbing या friction भी कह सकते हैं इसको, friction और rubbing। तो पहला टॉपिक है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड का मतलब ये है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में लाना किसी अनचार्ज बॉडी को। मान लीजिए न्यूट्रल बॉडी है, अब न्यूट्रल बॉडी को हमने किसी चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में ला दिया। चार्ज है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज भरे पड़े हैं। अगर हम इसको डायरेक्टली टच करा दें तो इसके कुछ चार्ज पार्टिकल पहुंच जाएंगे इसमें और ये चार्ज हो जाएगा। अभी तक तो ये न्यूट्रल था, जैसे ही हम इसको कांटेक्ट में लाएंगे, कांटेक्ट में होने के कारण से चार्ज एक से दूसरे में फ्लो होंगे, जिस वजह से क्या बन जाएगा, ये चार्ज। तो कंडक्शन मेथड मतलब डायरेक्टली चार्ज। आप डायरेक्टली किसी को टच करा दीजिए, वो चार्ज पार्टिकल में बदल जाएगा। नेक्स्ट वन इज इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड का मतलब है इनडायरेक्टली चार्ज करना। मतलब आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं देना है, विदाउट कांटेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के मेथड को इंडक्शन मेथड कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ये कैसे होगा? तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, उसको देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक मेटेलिक चार्ज बॉडी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और हमने एक ऐसी बॉडी ले ली जो न्यूट्रल है। अभी ये न्यूट्रल की पोजीशन पर है। जैसे हम इसमें इस ऑब्जेक्ट को, चार्ज पार्टिकल को इस ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे एटम्स हैं और एटम के आउटर सेल पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्शन के कारण से एक कॉर्नर पर जाकर के स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि इसके सामने अट्रैक्शन होना चाहता है। और जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज जितने भी होंगे, वो इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स के कारण से इस कॉर्नर पर इकट्ठे हो जाएंगे। इस कंडीशन को कहते हैं पोलराइज्ड कंडीशन। ये कंडीशन कहलाती है पोलराइज्ड।
अब पोलराइज्ड क्या होता है या पोलराइजेशन क्या होता है ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, विच इज कैपेसिटर। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोलराइजेशन होता क्या है। अब अगर हम इस सेकंड पार्ट को अर्थ कर दें, मतलब सेकंड कॉर्नर को अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो अर्थ हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज का भंडार है। तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज देगा इसको, और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से मिल करके न्यूट्रल हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे। इस तरह से अगर ये न्यूट्रल चार्ज पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो इसमें बचा क्या, इसमें बचा केवल नेगेटिव चार्ज। तो हमने देखा कि हम पॉजिटिव चार्ज को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के पास लेकर के जाते हैं विदाउट टचिंग तो हम उसको चार्ज कर देते हैं, लेकिन हाँ ध्यान ये रखना है कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पास लेकर के आ रहे हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को पास लेकर के जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस चीज का खासकर ध्यान रखना है। थर्ड मेथड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स रबिंग। अगर हम दो ऑब्जेक्ट को लें और दोनों ऑब्जेक्ट को रगड़ दें तो होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी जनरेट करने हम लोग काइनेटिक एनर्जी देते हैं। काइनेटिक एनर्जी देने से उसमें थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, क्योंकि रबिंग के द्वारा थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। थर्मल एनर्जी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन के बाउंडेशन को लूज करेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर इजिली हो पाएंगे। जिस वजह से बाय रबिंग मेथड से भी इलेक्ट्रॉन को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण से दूसरा ऑब्जेक्ट जो चार्ज नहीं है वो भी चार्ज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आप लोगों ने बहुत खेला होगा, स्केल से अगर हम बाल को रगड़ते हैं तो उसके बाद अगर पेपर पार्टिकल्स को अगर आप टच कराइए तो बहुत आसानी से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखिए, पहला पार्टिकल जो आपने रबिंग किया वो क्या किया, चार्ज कर दिया आपने स्केल को बाय फ्रिक्शन मेथड। और उसके बाद जब पेपर के पास आप स्केल को लेकर के जाते हैं तो चार्ज पार्टिकल इंडक्शन के थ्रू उसके एक कॉर्नर पर चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिससे इंडक्शन से वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने दो मेथड देखे। फ्रिक्शन, तीन मेथड हैं, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन और फ्रिक्शन मेथड। ये तीन मेथड हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के। नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है, इफ देयर आर टू पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस Q1 एंड Q2, अगर कोई दो पार्टिकल हैं उनमें चार्ज Q1 और Q2 है, तो अगर वो दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये। अगर हम मान लें कि ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो पाते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। अब ये K क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक कांस्टेंट है जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ इसकी एक वैल्यू और होती है, वो होती है 1/4πε0। अब ये ε0 क्या है, ये जब के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक टॉपिक होगा हमारा डाइलेक्ट्रिक, उस डाइलेक्ट्रिक पर जब हम डिस्कस करेंगे तो इस ε0 को और इस के को डिफाइन करेंगे। तब तक आप लोग उसको नोट्स में पढ़ सकते हैं, नोट्स में लिखा हुआ होगा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए, फिफ्थ टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, मान लेते हैं दो चार्जेस हैं +Q1 और +Q2, ये दो चार्जेस हैं हमारे पास। इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस r है और इनका पोजीशन वेक्टर, Q1 का पोजीशन वेक्टर r1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर r2 है। तो यहाँ पर F21 लिखा हो है और यहाँ पर लिखा है F12। जो F12 है ये क्या है और F21 क्या है, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब दूसरे चार्ज पर यानी Q2 पर लगने वाला फोर्स Q1 के कारण से F21 है, और Q1 पर लगने वाला फोर्स Q2 के कारण से F12 है। हम ये F12 और F21 ही फाइंड करना है इन द वेक्टर फॉर्म। इनके पोजीशन वेक्टर्स हमने लिखे हुए हैं, क्योंकि इस फोर्स का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, फोर्स का पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर हम इस F21 के फोर्स के डायरेक्शन की बात करें या पोजीशन वेक्टर की बात करें तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा फाइनल पॉइंट यानी फाइनल पोजीशन Q2 है, और पहला पोजीशन क्या है यानी इनिशियल पोजीशन क्या है, Q1 है।
इसका पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल। सेम इसी तरह से F12 का पोजीशन वेक्टर होगा R1 माइनस R2, क्योंकि यहाँ से फोर्स लगना स्टार्ट होगा यहाँ तक के लिए, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल R1 माइनस R2। तो देखिए पहला हम फोर्स लिखते हैं F12। F12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, हम वेक्टर में जानते हैं, अगर आपको 11th का याद हो तो हमने लिखा था कि वेक्टर A इज इक्वल्स टू A into A cap, where A is known as magnitude of vector A and A cap is known as unit vector of A, या फिर इसको हम डायरेक्शन भी कहते हैं। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए वेक्टर फॉर्म में, इसलिए हम पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे बाद में उसकी डायरेक्शन लिखेंगे। तो पहला मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो R ही है इन दोनों के बीच का। बचा क्या, डायरेक्शन लिखना। अब देखिए F12 ये है, F12 के डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 माइनस R2। इट मीन्स R1 माइनस R2 का कैप, क्योंकि A कैप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए था तो A कैप हमने लिखा। अब अगर हम इसका A कैप निकालना चाहें तो A कैप बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। A कैप का फॉर्मूला अगर यहाँ से देखें तो A कैप इज इक्वल्स टू A वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A। तो F12 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R1 माइनस R2 पोजीशन वेक्टर हो गया, और डिवाइडेड बाय इसका अगर हम मॉड लेते हैं, मॉड लेने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 विच इज इक्वल्स टू R। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब और R1 माइनस R2। अब कई बुक्स में इस R1 माइनस R2 को R21 लिखा जाता है, कई बुक्स में इसको R12 भी लिखा जाता है, इसलिए मैंने R12 या R21 ना लिख करके सीधे R1 माइनस R2 लिखा हुआ है। इससे क्लियर हो जाएगा कि पोजीशन वेक्टर R1 माइनस R2 है, मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। कई बुक्स में दोनों को इक्वल माना गया है, इसीलिए कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए आप R1 माइनस R2 ही लिखिएगा। सिमिलरली अगर आप देखिए F21, तो F21 की वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते हैं इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब, क्योंकि पहले चार्ज के कारण से दूसरे चार्ज पर फोर्स लगे या दूसरे चार्ज से पहले चार्ज पर फोर्स लगे। न्यूटन का थर्ड लॉ आप जानते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ से देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स हमारा जो होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो होगा बट इक्वल होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, क्योंकि ये फोर्स इस फोर्स का अपोजिट होगा। तो हमने माइनस लगा दिया, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों पर फोर्स इक्वल लगेगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन अपोजिट होगी इसका मतलब है कि R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हुआ। ये दो फॉर्मूले हमारे पास, इसका यूज हम करेंगे जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। तो आप आज के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, विच इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक आज का, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? सुपरपोजिशन का मतलब आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैंने एक बार प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब वेव्स पढ़ा रहे थे वहां पर बताया था। अब देखिए तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है। अभी तक हमने पढ़ा कि दो चार्जेस हैं, अगर Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, F1 हम मान लेते हैं, और ये चार्ज इस पर फोर्स लगाता है F2 मान लेते हैं, प्लस चार्ज है। ये तो ठीक है, दो फोर्स के लिए तो ठीक है, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है। क्या होगा अगर तीसरा चार्ज भी आ जाए? तो हमने मान लिया कि यहाँ पर Q3 भी आ गया, तो जाहिर सी बात है अगर Q3 एग्जिस्ट कर रहा है तो Q3 इस पर फोर्स लगा रहा होगा और Q3 इस पर भी फोर्स लगाएगा। तो अगर हमें किसी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना हो, मान लीजिए हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं चार्ज Q1 पर, तो Q1 पर कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स, एक Q2 के कारण से और एक Q3 के कारण से। Q3 भी एक फोर्स लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में होगा F2। तो किसी भी चार्ज पर अगर देयर आर n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ सिस्टम, अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो सभी चार्जेस के कारण से लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है, एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। तो फर्स्ट पार्टिकल इज फर्स्ट, मान लीजिए एक पार्टिकल और हो गया Q4 हो गया, एक पार्टिकल और है Q5 है, तो इस पार्टिकल Q1
पर लगने वाला फोर्स किसके कारण से, Q2, Q3, Q4, Q5 के लगने के कारण से सबके सम के इक्वल होगा। इट मीन्स फोर्स ऑन Q1 is equals to force on Q1 due to Q2 plus force on Q1 due to Q3 plus force on Q1 due to Q4 plus force on Q1 due to Q5। मतलब हर पार्टिकल के कारण से लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ये हो गया हमारा फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो एक बार फिर से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन समझ लीजिए कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देन द फोर्स on each then the force on one charge is equals to the vector sum of forces exerted by each charge rest of this। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक, और कल शायद हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे, जो हमने अभी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की थी उसकी, और कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।